विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मुद्रा के मूल्य एवं कीमत सूचकांक के संबंध में। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य जो है मुद्रा में आंका जाता है, उसी प्रकार से मुद्रा का जो मूल्य है वो वह वस्तुओं व सेवाओं में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए एक समय में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर के दुगना हो जाने पर मुद्रा का मूल्य आधा हुआ माना जाएगा एवं वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर के आधा हो जाने पर मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। यदि मुद्रा की एक इकाई से पहले से अधिक वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जा सकती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा हुआ माना जाता है, और यदि मुद्रा की एक इकाई से पहले से कम वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जा सकती है तो मुद्रा का मूल्य घटा हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य का जो तात्पर्य है वो मुद्रा की क्रय शक्ति से है। वास्तव में मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति शामिल होती है। मुद्रा के मूल्य व वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में विपरीत या विलोम संबंध पाया जाता है, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। VM यानी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/P। यहाँ पर जो VM है वो मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करता है और P कीमत स्तर को। अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं व सेवाएं होती है जिनमें सभी की कीमतों को मुद्रा के मूल्य के लिए जानना संभव नहीं होता। इसलिए मुद्रा के मूल्य का आकलन करने के लिए कुछ जरूरी वस्तुओं व सेवाओं का चयन कर लिया जाता है और उनकी कीमतों के परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए कीमत सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। बढ़ते हुए सामान्य कीमत स्तर का यह अर्थ होता है ना, यानी बढ़ते हुए जो कीमत स्तर होते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक जैसी बढ़ रही है। कुछ वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा बढ़ सकती है और कुछ वस्तुओं की कम बढ़ सकती है, कुछ की स्थिर भी रह सकती है और कुछ की घट भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य कीमत स्तर की प्रकृति एक तरफ हो सकती है, वह बढ़ने की ओर हो सकती है अथवा स्थिरता की ओर हो सकती है अथवा घटने की ओर हो सकती है। यहाँ इस बात पर भी बल देना जरूरी है कि मुद्रा के मूल्य को निरपेक्ष रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, बल्कि एक अवधि में पूर्व अवधि की तुलना में इसके परिवर्तन को ही व्यक्त किया जा सकता है कि पिछली अवधि की तुलना में वर्तमान अवधि में कितना परिवर्तन आया है। और ये जो कार्य है यह कीमत सूचकांकों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जैसे यदि मान लें कि 2001 में कीमत सूचकांक 100 था और 2004 में यह 150 हो गया, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर में 50% बिंदु की वृद्धि हुई है अथवा मुद्रा के मूल्य में 50% की गिरावट आई है। तो जो सामान्य कीमत स्तर और सापेक्ष कीमत स्तर है उसमें भी जो है अंतर समझ लेना चाहिए। सापेक्ष कीमत स्तर में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में परस्पर तुलना की जाती है। जैसे गेहूं की कीमत के परिवर्तन की तुलना कपड़े की कीमत के परिवर्तन से करना, जिसका भी काफ़ी महत्व होता है। इससे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और उनका विवरण काफ़ी सीमा तक प्रभावित होता है। कीमतों के सापेक्ष परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधन कम लाभप्रद से ज़्यादा लाभप्रद दिशाओं में गतिमान होते रहते हैं। देश के लिए उचित कीमत नीति निर्धारित करने के लिए कीमतों के सापेक्ष स्तरों को भी ध्यान में रखना लाभप्रद होता है। मुद्रा के मूल्य के संबंध में जो प्रोफेसर क्राउथर हुए हैं उन्होंने 3 मानक बताए हैं, स्टैंडर्ड बताए हैं कि एक तो हो सकता है थोक मान, दूसरा खुदरा मान और तीसरा श्रम मान। थोक मान में थोक भावों पर ध्यान दिया जाता है जिनका उत्पादकों व व्यापारियों के लिए विशेष महत्व होता है। खुदरा मान में जीने का लागत व्यय निकालने के लिए खुदरा भावों का प्रयोग किया जाता है जिसका श्रमिकों व आम जनता के लिए महत्व होता है।
इसी प्रकार से श्रम मान में मजदूरी के परिवर्तनों को देखा जाता है, जिनका उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष महत्व होता है, लेकिन श्रमिकों में परस्पर अंतर पाए जाने के कारण इस मान का महत्व कम हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि मुद्रा के मूल्य के बाद कीमत सूचकांकों का निर्माण करना। जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो कीमती सूचकांक होते हैं, ये जो कीमत सूचकांक है वो दो तरह के सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। एक तो किया जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक, है ना, और दूसरा होता है भारित थोक मूल्य सूचकांक, यानी वस्तुओं और सेवाओं को भार देना। ये दो अलग अलग प्रकार के कीमत सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें कीमत सूचकांकों का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो बातें हमारे सामने आएगी वो आएगी, जिनमें सबसे पहली है कि आधार वर्ष का चुनाव करना। सूचकांक में एक अवधि की स्थिति की तुलना किसी पूर्व अवधि की स्थिति से की जाती है, इसलिए इसमें एक आधार वर्ष के चुनाव का बड़ा ही महत्व होता है। आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, वह न तो आधिक्य वाला वर्ष होना चाहिए और न ही जो है अभाव वाला वर्ष होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर 2-3 वर्षों के औसत को भी हम आदर्श बना सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों में भारी परिवर्तन होते रहते हैं, अतः एक आधार वर्ष को कुछ समय के बाद बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे भारत में साप्ताहिक जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 था, है ना। इससे पहले ये 1981-82 था और वर्तमान में इसको 2001-2 कर दिया गया है ना। जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उनके प्रोफेसर हैं अभिजीत सेन, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नए सीरीज को चालू करने पर काफ़ी सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। नया आधार वर्ष 99-2000, 2000, 2001 या 2001-2002 में से कोई भी एक इनको सेलेक्ट करना है। कार्यकारी दल ने अपनी जो रिपोर्ट दिसंबर 4 में प्रस्तुत करनी थी और उससे समय पर ही प्रस्तुत कर दी है। तो इस प्रकार से जो आधार वर्ष का जो चुनाव है वो किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। फिर दूसरा है कि वस्तुओं का चुनाव करना, है ना। वस्तुओं का चुनाव व उनकी संख्या सूचकांक के उद्देश्य पर निर्भर करती है। थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं की संख्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अधिक होती है, क्योंकि प्रथम सूचकांक का दायरा जो है वो दूसरे सूचकांक से अधिक व्यापक होता है। यानी थोक मूल्य सूचकांक का दायरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ज़्यादा होता है। अगर हम 1993-94 में थोक मूल्य सूचकांक का सीरीज देखें तो वो 435 मदों पर आधारित था, यानी उसमें 435 वस्तुओं को शामिल किया गया था, जबकि 1981-82 में 447 मदों पर यह आधारित था। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अमुक स्थान के अमुक श्रमिक वर्ग के उपभोग में शामिल होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों को ही शामिल किया जाता है। फिर कीमत सूचकांकों के निर्माण में तीसरी महत्वपूर्ण जाती है चीज की कीमतों के आंकड़ों का संग्रह करना या आंकड़ों को इकट्ठा करना। जो वस्तुओं की कीमतों की सूचना प्रतिनिधि बाजारों व स्थानों से ही एकत्र की जानी चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक के लिए सूचना प्रमुख थोक बाजारों व मंडियों से एकत्र की जानी चाहिए और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए खुदरा भाव उन स्थानों से एकत्रित किए जाने चाहिए जहां से श्रमिक या उपभोक्ता वस्तुएं को खरीदते हैं, यानी जो खुदरा दुकानें होती है वहां से। फिर आता है कीमत सापेक्ष का अनुमान लगाना। सूचकांकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें कीमत सापेक्षों को तैयार करना जरूरी होता है। जैसे वर्ष 2000 में गेहूं का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल है और 2004 में 700 रुपये क्विंटल हो गया, तो 2004 में कीमत सापेक्ष की मात्रा जो है वो हो जाएगी 700/500 इंटू 100, अर्थात 700/500 इंटू 100 बराबर 140 जो है हो जाएगी। तो जो सापेक्ष कीमत की मात्रा है वो हम निकालते हैं, उसमें हम वर्तमान वर्ष की कीमत बटा आधार वर्ष की कीमत इंटू 100 करते हैं। तो इस प्रकार से करके हम कीमत सापेक्षों का अनुमान लगाते हैं। फिर है जो है उचित
भार देना है ना, जो सूचकांकों को जो है हम भार देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं। सूचकांक जो होते हैं वो साधारण या भारित दो प्रकार के होते हैं। साधारण सूचकांकों में सभी मदों को एक सा भार दिया जाता है, जबकि जो भारित सूचकांक होते हैं उनमें विभिन्न मदों को उनके महत्व के आधार पर अलग अलग भार दिया जाता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता के बजट में चीनी व नमक का महत्व एक सा नहीं होता है। यदि उपभोक्ता वर्ग द्वारा औसतन चीनी पर 20 रुपये खर्च किए जाते हैं और नमक पर 1 रुपया व्यय किया जाता है, तो चीनी को भार 20 और नमक को केवल 1 ही देना उचित माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कीमत सूचकांकों के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। एक और इसमें लिया जाता है कि औसत का चुनाव किया जाता है ना। औसत का चुनाव करना, इसके लिए सामान्यतया जो है हम गणित में जिस प्रकार से एवरेज का उपयोग करते हैं उसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी जियोमेट्रिकल या ज्यामितीय औसत का भी उपयोग किया जा सकता है। गणितीय जो औसत होते हैं में कीमत सापेक्षों को जोड़कर मदों की संख्या से भाग दे देते हैं, और ज्यामितीय औसत में कीमत सापेक्षों को परस्पर गुणा करके उनका मूल निकाला जाता है। इतना ही इनमें अंतर होता है। और इसके पश्चात हम आते हैं, दो उदाहरण लेंगे हम, एक सरल थोक मूल्य सूचकांक का है ना, और उसके बाद हम लेंगे भारित मूल्य सूचकांक का। तो जो सरल थोक मूल्य सूचकांक है उसका उदाहरण हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं कि इसमें वस्तुएं ली गई है 4 ABCD, तो N = 4 नंबर ऑफ जो है कमोडिटी 4 है हमारे पास। आधार वर्ष हमने 2000 लिया है और उसमें कीमतें हैं जिनको हम कहेंगे P0, और ये है A वस्तु के लिए कीमत 40, B के लिए 70, C के लिए 100 और D वस्तु के लिए 4। वर्तमान वस्तु है ना, वर्तमान हम मान लीजिए 2009 में कीमतें जो है उसको हम P1 कहेंगे, और वो है 120 रुपये प्रति इकाई हो सकता है ना। B के लिए 140, C के लिए 200 और D के लिए 10। तो इनको देखने पर हम पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में है ना वर्तमान वर्ष में कीमतों में देखिए काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो अब हम वर्तमान वर्ष में कीमत सापेक्ष निकालेंगे। कीमत सापेक्ष के लिए सूत्र अभी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान वर्ष में कीमत बटा आधार वर्ष में कीमत इंटू 100 होता है। आधार वर्ष का सूचकांक हमने 100 माना है, इसलिए इंटू 100 करेंगे। इसके लिए हम इस सूत्र जो ऊपर आपके ये रेड कलर का आया है इसका उपयोग करेंगे कि R = P1/P0 × 100। तो पहले ए वस्तु के लिए देखिए 120/40 × 100, तो कितना हो जाएगा 300। दूसरे के लिए B के लिए 140/70 × 100 200, C के लिए 200/100 × 100 तो 200 रह जाएगा, और D के लिए 10/4 × 100 बराबर 250। अगर इन सब को जोड़ें तो हमारे पास सिग्मा आर यानी आर का जो योग है वो आ जाएगा 950। अब इन उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर है ना हम जो है कीमत सूचकांक निकाल सकते हैं। तो कीमत सूचकांक अब हमारे पास क्या आएगा, इसका जो कीमत सूचकांक हम निकालेंगे वो कीमत सूचकांक आएगा। कीमत सूचकांक का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा आर बटा N, तो = हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आर कितना आया था हमारे पास 950 बटा 4। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएगा 237.5 होगा। इसका अर्थ ये है कि 2009 में है ना सामान्य कीमत स्तर वर्ष 2000 की तुलना में 237.5 - 100 बराबर 137.5 जो है प्रतिशत बिंदु बढ़ा है। तो इस प्रकार से इस सारणी के द्वारा और इनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो है 137.5% बिंदु कीमतों में 2000 की तुलना में 2009 में परिवर्तन आया है। तो ये देख करके हम बता सकते हैं कि सामान्य कीमत स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है, दुगने से भी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट फिर हम जो है उदाहरण लेंगे भारित थोक मूल्य सूचकांक का है ना, भारित जिसमें हम अब भार देंगे। पहले हमने उसमें वस्तुओं को भार नहीं दिया था,
तो भारित थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा आर डब्ल्यू बटा सिग्मा। ये अभी आपके समझ में आ जाएगा टेबल देखने पर। वस्तुएं बिल्कुल हमने वही ली है आधार वर्ष में और वर्तमान वर्ष में, यानी P0 और P1 कीमतें वही ली है, तो वर्तमान वर्ष में कीमत सापेक्ष आर भी वही हो जाएगा जो पिछली टेबल में था। अब इसमें हमने वस्तुओं को भार अलग से दिया है ना। ए वस्तु को हमने 6 भार दिया है, बी वस्तु को 4, सी वस्तु को 2 और डी वस्तु को 1। तो अंत में भारित थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के हम आर इंटू डब्ल्यू करेंगे। आर इंटू डब्ल्यू का मतलब, आर का मतलब क्या है, वर्तमान वर्ष में कीमत सापेक्ष जो हमने निकाला था P1 बटा P0 इंटू 100, जो यहाँ पर आर के रूप में आपके पास आ रहा है कॉलम नंबर 2 3 4 5 में, कॉलम नंबर 5 में आर लिखा हुआ है, इसके नीचे दिया हुआ है डब्ल्यू जो हमें ये भार दिया हुआ है। तो हम भार को और इसको गुणा करेंगे, है ना। इनको हम गुणा करेंगे तो 6 इंटू 300 1800, 4 इंटू 200 800, 2 इंटू 200 400, 1 इंटू 250, तो आ जाएगा 250। इस प्रकार से जब हम आर इंटू डब्ल्यू कॉलम का पूरा टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3250, 3250। और यहाँ सिग्मा डब्ल्यू यानी जो भार का योग है वो 6 + 4 + 2 + 1 = 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा और हम इसके आधार पर जो है सूचकांक का आकलन करेंगे। तो सूचकांक का जब हम आकलन करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा। आधार वर्ष का सूचकांक हमने 100 माना है, वर्तमान वर्ष का जो सूचकांक है वो 3250 था। तो अब हमें भारित थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है, तो सिग्मा आर डब्ल्यू बटा सिग्मा डब्ल्यू, तो 3250, सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत दर्ज हो गया है आपके, इसकी जगह है 3250 बटा 13। जब हम इसमें 13 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। तो इस प्रकार से हमारे पास जो भारित थोक मूल्य सूचकांक है वो आ जाता है 250। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2009 में सामान्य कीमत स्तर जो है वर्ष 2000 की तुलना में, 2000 की तुलना में कितना हो गया, 250 माइनस 100 = 150% बिंदु बढ़ा है ना। तो यहाँ पर 150% बिंदु है बढ़ा है और पिछले वाली टेबल में 137.5%, दोनों में हमने आंकड़े सेम लिए हैं। तो जब हमने सरल थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा गणना की थी तो 137.5% बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई थी, और जब हमने इनको भार दिया तो ऐसी स्थिति में 150% बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई है। तो जहाँ तक ये भार देने का प्रश्न है, ये मात्रात्मक भार हो सकते हैं जो आधार वर्ष के होने से, है ना, तथा वर्तमान वर्ष के होने के कारण उनको जो आधार वर्ष के होते हैं उनको Q0 से सूचित किया जाता है, और जो वर्तमान वर्ष के होते हैं उन्हें Q1 से सूचित किया जा सकता है। तो ये मूल्य अनुसार भार भी हो सकते हैं जो साधारणतः आधार वर्ष की कीमत को आधार वर्ष की मात्रा से गुणा करके, यानी P0 × Q0 के रूप में ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सरल थोक मूल्य सूचकांक और भारित थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करने की सांख्यिकीय विधि को संक्षिप्त रूप में जाना है। इनका जो विस्तृत विवरण है ना, इनका जो विस्तृत अध्ययन है वो सांख्यिकी आपके जो BA 3rd ईयर में क्वेश्चन पेपर है सांख्यिकी से संबंधित, सांख्यिकी के मूल आधार, उसमें किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए इतना ही परिचय मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा कि सरल कीमत सूचकांक में कीमत सापेक्षों के जो जोड़ होते हैं सिग्मा आर होती है, मैं मदों की संख्या n का भाग दे करके और हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारित कीमत सूचकांक में हम सिग्मा आर डब्ल्यू के जो टोटल होता है या योग होता है उसमें सिग्मा डब्ल्यू यानी भार के योग का भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज मुद्रा के मूल्य एवं सूचकांकों के निर्माण के संबंध में अध्ययन किया।